जय हिंद। रमेश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण समझने के पूर्व हम सभी समझने का प्रयास करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की संख्या कितनी है। तो कहा गया है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, उसे स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वर की संख्या 11 मानी गई है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। एक तीसरा स्वर देखने को मिलता है, हिंदी व्याकरण की किताबों में देखने को मिलता है, परंतु इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। तीसरा स्वर प्लुप्त स्वर कहा जाता है। प्लुप्त स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत व्याकरण में होता है या संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हिंदी में हम लोग 2 ही स्वर को समझने का प्रयास करेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। ये मूल स्वर यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण में कम समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा या मूल स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या हिंदी में 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या हिंदी में 7 है। तो ये मूल स्वर कौन कौन है हिंदी में? तो अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन कौन है? तो ये दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है या ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इस तरह से उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। एक मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर जिसे संधि स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर की संख्या उत्पत्ति के आधार पर भी 4 मानी गई है, अ, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन कौन है? तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 7 जो है दीर्घ स्वर है। इसके बाद इन दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया, मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। हम लोग मूल दीर्घ स्वर समझने का प्रयास करेंगे कि मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं या मूल दीर्घ स्वर क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मूल दीर्घ स्वर क्या है। इसे समझने के पूर्व हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये मूल स्वर की या इन स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर देखते हैं आ, इस आ को मिलने से, इस आ को मिलने से, इस आ को मिलने से यहाँ पर आ का निर्माण हुआ। ई मिलने से ई का निर्माण हुआ। उ
और उ, इसे मिलने से उ का निर्माण हुआ। तो इसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे सजातीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इन स्वरों का निर्माण एक ही वर्णों के मिलने से हुआ है, इसीलिए इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर की संख्या 3 है, आ, ई, उ। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संयुक्त स्वर क्या है। तो संयुक्त स्वर क्या है, यानी कि जब जिन वर्णों की उत्पत्ति दो वर्णों के मिलने से होती है तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से वर्णों की उत्पत्ति दो वर्णों के मिलने से कौन कौन वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अ और ई के मिलने से यहाँ पर ए का निर्माण हुआ। इसी तरह से अ और ए के मिलने से यहाँ ए का निर्माण हुआ। इसी तरह से यहाँ पर अ और उ के मिलने से ओ का निर्माण हुआ। अ और ओ के मिलने से अ का निर्माण हुआ। इसे विजातीय स्वर भी कहते हैं। इसे विजातीय स्वर कहा जाता है। इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है और विजातीय स्वर भी कहा जाता है। विजातीय स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि दो अलग अलग वर्णों के मिलने से इनका निर्माण हुआ। जैसे अ, एक वर्ण है अ और दूसरा वर्ण है ई, दोनों अलग अलग वर्ण है। और जब दोनों अलग अलग ये दोनों अलग अलग वर्ण आपस में मिल गए तो यहाँ पर ए का निर्माण हुआ। इसी तरह से अ और ए के मिलने से ए का निर्माण हुआ। आ और ए के मिलने से भी ए का ही निर्माण होता है। इसी तरह से अ उ के मिलने से ओ का निर्माण हुआ। अ ओ के मिलने से अ का निर्माण हुआ। इसीलिए ये विजातीय स्वर है या संयुक्त स्वर है। ये 4 संयुक्त स्वर है। ये 4 संयुक्त स्वर कौन कौन है, तो ये है ए ओ औ। ये 4 जो है संयुक्त स्वर हैं और इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है और बाकी ये 3 सजातीय स्वर हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भाग, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया, मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन हुए, तो एक ही वर्णों के मिलने से जिनका निर्माण होता है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि अ और अ के मिलने से आ का निर्माण हुआ। ये दोनों एक ही वर्ण हैं। ई ये दोनों एक ही वर्ण है और ये दोनों एक ही वर्ण है और इन दोनों को मिलने से ई का निर्माण हुआ। इसी तरह से उ को मिलने से उ का निर्माण हुआ। एक ही वर्णों के मिलने से निर्माण हुआ, इसीलिए इन 3 को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे समझ चुके होंगे। हमने अपने स्तर से आप सबको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद इनसे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि विभिन्न
प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे विद्यार्थी अक्सर परीक्षा में कुछ न कुछ जो है गलत करते हैं। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब इसे समझ चुके होंगे। अब इनसे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर अब प्रश्न कहा जा रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि ह्रस्व स्वर कहाँ, तो यह जो है यहाँ पर ये ह्रस्व स्वर है, यानी कि यह ख नंबर जो दिया हुआ है यह उत्तर सही है और बाकी जो दिए हुए हैं ये बाकी गलत है। इसी तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है या मूल स्वर है, मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं। तो यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 4, 7, 11, 13। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर की संख्या जो है 4 है। ये क नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है यह सही है और बाकी जो है गलत है। अब कहा गया है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे कहते हैं। तो जब स्वरों का वर्गीकरण हम लोग समझ रहे थे तो उस समय हमने कहा था कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि दीर्घ स्वर ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ ग नंबर ऑप्शन में दीर्घ स्वर दिया हुआ है, यह जो है सही है और बाकी जो है गलत है। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। यहाँ पर अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन कौन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, हम लोग समझते हैं। तो जब हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था तो वहां हमने देखा कि ये जो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया वो 2 भाग में किया गया, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया, क्या, तो मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर जो है उत्पत्ति के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण हमने जो है पढ़ा तो मूल दीर्घ स्वर एक ही वर्णों के मिलने से जिनका निर्माण होता है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पर जो है अ और अ इस तरह से एक ही वर्णों के मिलने से निर्माण हुआ, तो यहाँ पर ये मूल दीर्घ स्वर है। यहाँ जो है परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये ऑप्शन में सभी दीर्घ स्वर है। आपको लगेगा कि यहाँ पर तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, परंतु उत्पत्ति के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा कि एक ही वर्णों के मिलने से जिन वर्णों का निर्माण होता है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आ दिया हुआ है, आ का निर्माण एक ही वर्णों के मिलने से होता है, इसीलिए यह ऑप्शन जो है सही है और बाकी जो है गलत है। इस तरह से आगे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे।